आज भी मैम देखा जाता है कि लघु सचिवालय के बाहर आप धरने प्रदर्शन करते हैं। हाँ। ये लड़ाई किससे है? विधवा पेंशन का सवाल हो, चाहे विकलांग पेंशन के सवाल हो, ये सुविधाएं मतलब इतनी आसानी से मिलती नहीं है नागरिकों को। और बहुत अफसोसजनक लगता है हमें भी कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आपके पिता किसान थे, ऐसे माहौल में क्रांतिकारी कैसे बनी? हमारा जो परिवार था उसकी पहचान ही आर्या का परिवार है, मतलब आर्य समाज। वुमेन ट्रैफिकिंग के मामलों को किस तरह से देखते हैं आप? कानून जितने सख्त होना चाहिए इसके ऊपर ट्रैफिकिंग के खिलाफ, खास तौर पे बच्चियों की जो ट्रैफिकिंग होती है हमारे यहाँ पे, वो कानून उतने ज़्यादा अभी सख्त है नहीं। महिला और पुरुष एक समान है, फिर भी हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या हम महिला वर्ग को खुद ही कमज़ोर नहीं कर रहे? रेस में भी हम जो ऐसे बच्चे छोटे और डिप्राइव्ड होते हैं उनको थोड़ा आगे खड़े कर लेते हैं ताकि वो कम्पीट कर पाए। प्रदेश में लड़कियों की स्थिति को कैसे देखती हैं? कहते हैं बदलाव आया, या फिर बदलाव सिर्फ एक भ्रम है? मतलब आदमी लोग सामाजिक काम करते हैं तो वो महान बन जाते हैं। महिलाएं सामाजिक काम करने के लिए आगे आती हैं तो वो लूज कैरेक्टर की तरह से भी बहुत बात देखी जाती है। बिल्कुल। पहली महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, वो अनुभव कैसा था? स्पोर्ट्स का लाइफ जो है अपने आप में बहुत थ्रिलिंग और बहुत ही, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेहतर लाइफ है एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी। स्पोर्ट्स का, यस। अच्छा, भीम अवार्ड से भी आपको नवाजा गया था, वो पल कैसा था? भीम अवार्ड जब मुझे मिला तो निश्चित रूप से मुझे भी, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई। परिवार को और सामाजिक कार्यों को समय दे पाना कितना कठिन रहता है? बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि आपको नौकरी भी करनी है, घर का काम भी करना है। सोनीपत में जन्मी एक बेटी जो हरियाणा की लाखों बेटियों का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा रही है, एक खिलाड़ी और फिर एक समाज सेविका, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी तरीके से कर रही है। नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा और आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी समाज सेविका जगमती सांगवान। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे, ऑनर किलिंग के मुद्दे को लेकर आप खाप पंचायतों से लड़ पड़ी, क्या मुद्दा था और कैसे पूरा संघर्ष रहा? देखिए, जैसे आपने बताया कि मैं बेसिकली तो खिलाड़ी हूँ, तो हमारी जो टीम थी वॉलीबॉल की, वो टीम 10वीं के बाद ज़्यादातर लड़कियां जो थी वो परिवार वालों ने कहा कि आगे नहीं पढ़ाई होगी, आगे खेल नहीं होगा, बस अब शादी का। तो इस वजह से हमारी जो टीम थी वो बिखर गई पूरी। पर मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हुआ कि इस तरह से लड़कियों की जो प्रतिभा है उसको जो रोकता है जो विचार और जो ढांचे जो हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत विचार विमर्श में या संघर्ष में, आंदोलन में जरूर जाया जाना चाहिए अगर हमारी कभी हैसियत बनेगी तो फिर वहाँ से मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में चली गई। वहाँ पे कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स था तो सिलेक्शन हुआ। फिर इंडिया की टीम में आ गई मैं बहुत जल्दी, 80, 81, 82। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गई, सियोल में गई। वहाँ पे देखा कि दूसरे देशों की लड़कियाँ जो हैं वो तो मतलब सो वेल ग्रोन, इतनी उनकी हाइट, और बिल्कुल हम मजाक करते थे यहाँ पे कि जब इंडिया में कुछ नेशनल होते गेम्स तो जैसे पौंडीचेरी के बहुत ऐसे ऐसे होते थे पतले पतले। अच्छा। तो हम अपना ही मजाक कर रहे थे कि हम यहाँ पे जब इंटरनेशनल इसमें आए हैं एरिना में तो हम तो अब पौंडीचेरी वाले लग रहे हैं खुद भी ऐसे जो हैं। और ख़ास तौर पे मतलब हम जैसे एशिया के अंदर मैं कहूँ तो वॉलीबॉल में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। हम चाइना से हारे, हम जापान से हारे जी। और मैं ये देख रही थी कि चाइना और जापान की जो लड़कियां जिन टेक्निक्स का प्रयोग करती थी, मुझे ये लग रहा था कि मेरे गांव की लड़कियां मतलब इन टेक्निक्स के ऊपर तो उनकी कमांड थी एक तरह से, और वो अगर आज होती तो मुमकिन था कि हम जीत जाते, मतलब हम फर्स्ट सेकंड गोल्ड या सिल्वर भी ले सकते थे। आपने वॉलीबॉल के बारे में बताया। हाँ। पहली महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं, वो अनुभव कैसा था?
सच में बताऊं तो जैसे हम ट्रेनिंग कैंप्स में होते थे उस समय पे 1982 में एशियन गेम्स हमारे दिल्ली में होने थे, तो बीइंग होस्ट कंट्री बहुत ज़्यादा एफर्ट किए जा रहे थे कि महिलाओं की टीम भी बने उसी तरह से, और लंबे लंबे कोचिंग कैंप लगाए जाते थे, मतलब 6-6 महीने का, 1-1 साल का। और ये लगता था कि भाई जैसे मतलब ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं एक तरह से एक तो वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, उसके अंदर 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। गरीब परिवारों की लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाती है, और उस समय तो खास तौर पे ऐसा था। बट वी वर वर्किंग एज ए टीम, मतलब वहाँ पे तो बहुत अच्छे भी अनुभव रहे जब सारी मेहनत करके 2 साल के बाद पूरा कट थ्रोट कंपटीशन होता था। उसके बाद जब इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो जाता तो फिर तो उसके बाद चीज़ें बहुत अलग तरह से बदलनी शुरू हो जाती थी। स्पोर्ट्स का लाइफ जो है अपने आप में बहुत थ्रिलिंग और बहुत ही मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेहतर लाइफ है एक स्पोर्ट्स का। यस। प्रदेश में लड़कियों की स्थिति को कैसे देखती हैं? कहते हैं बदलाव आया, या फिर बदलाव सिर्फ एक भ्रम है? नहीं, बदलाव आया है डेफिनेटली, लेकिन जो बदलाव की जो मतलब तरंग जो है उन्होंने एक छोटे हिस्से को अभी तक छुआ है। हमारी आबादी का एक छोटा हिस्सा है जिसको सुविधाएं मिल रही हैं, जिसको एक्सपोजर मिल रहा है, और जो नौकरियों में आ गई हैं, लगातार विकास कर रहे हैं। पर अभी भी आबादी का बड़ा हिस्सा, मतलब हरियाणा की लड़कियां जितनी उनके अंदर प्रतिभा है, जितना कुछ वो कर सकती हैं अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अभी भी वो जो पोटेंशियल है उनका, उसको मतलब पूरे को अभिव्यक्ति मिलने के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनकी प्रतिभाएं अभी भी दबी हुई हैं, जिनको मौके नहीं मिल रहे उस तरह से, और अगर उनको मौके मिले तो दे कैन डू रियली वंडर्स। अच्छा मैम, जब हम ये कहते हैं कि महिला और पुरुष एक समान हैं, फिर भी हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या हम महिला वर्ग को खुद ही कमज़ोर नहीं कर रहे? नहीं, देखिए जैसे परिवार के अंदर होता है, जब हमारे जो माँ के बच्चे हैं, जब वो ये देखती है कि भाई इनमें से ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा जो है ये बचपन में इसको निमोनिया हो गया था, ये हो गया था, तो वो उसको जो 1 चम्मच घी भी ज़्यादा देती है, 1 चम्मच उसको 1 पलिया दूध का भी ज़्यादा देती है। तो असल में हमारे यहाँ पे जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो ऐसा सेक्शन है कि जो शुरू से ही जिनके साथ थोड़ा सा मतलब भेदभाव हमारे यहाँ पे, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है तो उसमें होता रहा है, और हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ऐसे होता है। तो जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, चाहे उसमें दलित हैं, चाहे महिलाएं हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक डेप्रिवेशन झेला है, वो उनके शरीर और उनके दिमाग और उनकी मतलब सारे जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर जगह बना चुका होता है। जो भेदभाव एक ऐसी चीज़ है, हालत बहुत चिंताजनक है। मतलब इतना महंगाई है, दूध दही का कहने को तो हमारे यहाँ पे कहते हैं आज भी कि देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, लेकिन वो बचा नहीं हुआ है। ज़्यादातर उनमें से भी बहुत अंडरवेट हैं और नशे की तरफ और ऐसे धकेले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महिलाओं के तुलना में देखें तो मुख्य धारा के मौके उनको मिले हैं। रेस में भी हम जो ऐसे बच्चे छोटे और डिप्राइव्ड होते हैं उनको थोड़ा आगे खड़े कर लेते हैं ताकि वो कम्पीट कर पाए। तो और अभी तक ये दिखा रहा है हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, चाहे वो विधानसभा के स्तर पे देख लें चाहे या पार्लियामेंट के स्तर पे। अब 75वां साल अपनी आज़ादी का हम मना रहे हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 9% से लेके 11% के बीच में झूल रहा है, जबकि वो आधी आबादी है। मतलब ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं जिनमें ये पता लगता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का हनन कर रही हैं। तो क्या मानते हैं कि जो रिजर्वेशन दी हुई है उन्हें वो सही है?
महिलाएं अपने अधिकारों का हनन नहीं कर रही हैं। असल में महिलाओं को जो मौके दिए जा रहे हैं उनको वो उन मौक़ों का लाभ उठा सकें, ऐसी परिस्थितियां भी बनानी पड़ती हैं आपको चारों तरफ, है ना, क्योंकि हालात ऐसे होने चाहिए ना जिससे वो उस राइट को एक्सरसाइज कर सकें। वो हालात बनाने में हमारे यहाँ पे हाथ सिकोड़ लिया जाता है। अब जैसे पंचायतों के स्तर पे कहते हैं कि भाई महिलाओं को पंचायत में रिजर्वेशन तो मिल गई, पर मीटिंग में तो पति जाते हैं। मीटिंग मतलब सरपंच पति है वहाँ पे। वो अभी तो और भी एक सोफिस्टिकेटेड टर्म आजकल यूज़ करते हैं कि वो जो है महिला का प्रतिनिधि, मतलब वो गया था मीटिंग में, उसने ये बोला, और धड़ल्ले से मीडिया लिखता भी है इसको, मतलब हम पढ़ते हैं उस चीज़ को, हमें फील भी होता है कि दिस इज़ रॉन्ग। ये मतलब उस महिला की गलती नहीं है। जब महिला को वोट दिए हैं लोगों ने, महिला को चुना है, तो उसी को जो है मीटिंग में बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। कोई ऊपर से सीख के नहीं आया है, सब ने यहीं से करते करते सीखा है, मर्दों ने भी, और जैसा सीखा है और जैसी परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सबके सामने ही है कि पंचायत सब संस्थाओं की हालत आज के दिन मतलब बहुत बेहतर नहीं कह सकते हम ऐसे। तो वो, और इसी तरह से फिर हमारे जो भाई लोग हैं मतलब उनको एक चौधर का चस्का लग रहा है, मतलब जिसको कहते हैं कि भाई तड़के धुले धुलाए कपड़े मिल जा, बड़ा बड़ा खाना मिल जा, और अपना भाई चालू फराने गिला ढकड़े गिला, और जो घर का काम है बुजुर्गों का, बच्चों का, पशुओं का जो सारा है वो महिलाओं के कंधों के ऊपर है। तो वो फिर उसको भी बांटने के लिए मानसिकता थोड़ी बदलनी पड़ेगी, समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उन महिलाओं के लिए जो है ट्रेनिंग का प्रबंध करना पड़ेगा आपको। और अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो जैसे यहाँ के लाखन माजरा गांव है हमारे यहाँ पे, लड़कियां कबड्डी की प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे कबड्डी की टीम होती थी, लेकिन लड़के कुछ होते हैं जो हुल्लड़बाजी करते हैं, मतलब ऐसे, तो फिर वो प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पाती थी। तो जैसे ही वहाँ पे महिला सरपंच बनी तो महिला जो है वो ग्राउंड पे जाने लगी कि मैं ग्राउंड पे बैठूंगी जितनी देर यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है लड़कियों की, और फिर देखते हैं कि भाई कौन हुल्लड़बाजी करेगा यहाँ पे। तो वो जो टीम है उसकी लड़कियाँ इतना अच्छा उन्होंने किया, वो नेशनल लेवल तक अपना नाम रोशन किया है उस तरह से। अच्छा मैम, आप 1960 में जन्मी हैं, उस दौरान शायद महिला को बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी जैसा आपने बताया। आपके पिता किसान थे, ऐसे माहौल में क्रांतिकारी कैसे बनी? हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो परिवार था उसकी पहचान ही आर्य का परिवार है, मतलब आर्य समाज। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी समाज सुधार के काम किए हैं। आमतौर पे तो हम ये देखते थे कि कॉलेज गोइंग जो बॉयज़ है वो कहते थे कि या कॉलेज में जाओगी बेबी तो मैं नहीं जाऊँगा, मतलब ऐसा भी हमने देखा है मुख्य धारा का की जो सोच थी। लेकिन थोड़ा सा खिलाड़ी होने से मेरे ख्याल से विचारों में तेजी से बदलाव आता है, क्योंकि नई नई विचार, नई नई दुनिया के संपर्क में आने के मौके मिलते हैं आपको। और मेरी जो मदर हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग महिला रही हैं, उन्होंने बहुत काम किया अपने जीवन में, मतलब ऐसे। और वो शी वॉज ट्रू टू द कोर ऑफ हर हार्ट, मतलब उसको ये लगता था कि ये जितना मेहनत मैं करने को मजबूर हूँ आज, किसी तरह से मेरी जो लड़कियां हैं वो पढ़ लिख के और नौकरी लग जाएंगी तो थोड़ा उनका बेहतर जीवन हो जाएगा मुझसे भी। जैसे सोचती है। हाँ, तो वो बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लेती थी और हमें मौका देती थी कि भाई खेलने जाना है या पढ़ना है, मतलब उस टाइम पे। अच्छा, आज भी मैम देखा जाता है कि लघु सचिवालय के बाहर आप धरने प्रदर्शन करते हैं। हाँ, ये लड़ाई किससे है? मतलब लोगों को पीने का साफ पानी भी 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद नहीं मिले अगर, तो मतलब उससे कितनी बीमारियां फैलती हैं फिर। सीवर सिस्टम है यहाँ के, मतलब बिल्कुल
फटे हाल हैं एक तरह से। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए वेलफेयर स्कीम्स जो बनती हैं उसमें चाहे वो मतलब राशन डिपो के सवाल हो, चाहे वो विधवा पेंशन का सवाल हो, चाहे विकलांग पेंशन के सवाल हो, ये सुविधाएं मतलब इतनी आसानी से मिलती नहीं है नागरिकों को। तो इन सब सवालों के लिए बहुत छोटे सवाल हैं ये, और बहुत अफसोसजनक लगता है हमें भी कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें जो है यहाँ पे धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। अच्छा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन अब किस तरह से काम कर रही है महिलाओं के हितों के लिए? देखिए, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ये आज के दिन महिलाओं का जो ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन, महिला संगठन है ये। 1 करोड़ के आसपास मतलब इसके मतलब सदस्य हाँ जुड़ी हुई हैं। तो वो फिर मतलब इसका जो गठन किया गया था वो जो आज़ादी के आंदोलन में जिन महिलाओं ने भागीदारी करी, जैसे आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ एक ही महिला कप्तान थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुशीला गोपालन, कनक मुखर्जी, अहिल्या रांगनेकर, ये देवर ऑल फ्रीडम फाइटर्स। और जब वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने मतलब भाग लिया, फिर उसके साथ जो सपने देखे थे आज़ादी के साथ कि भाई महिलाओं को भी हर फील्ड में आगे मतलब कंधे से कंधा मिलाने का काम करने का मौका मिलेगा, जब वो सपने पूरे नहीं हुए तो उन महिलाओं की पहलकदमी पे ये संगठन जो है ये बनाया गया था। और हमें गर्व है इस बात का कि हम इस संगठन के संपर्क में आए। और मतलब आज भी हम जो जिनको कहते हैं ना कि एक तो है साधन संपन्न परिवारों की महिलाएं, लड़कियां, उनके लिए 100 रास्ते होते हैं, फिर भी पैसा बहुत बड़ी चीज़ है उसमें, लेकिन जो गरीब परिवारों से आते हैं, बिल्कुल जो साधनहीन परिवारों से आती है, वो हमारी प्राथमिकता रहती है। और हमें ये लगता है कि मतलब हम जैसे डूबते को तिनके का सहारा मतलब बनने की जगह पे अपनी मतलब खड़े रहे हैं उस जगह के ऊपर। समाज बदल रहा है, ट्रैफिकिंग के मुद्दे भी काफ़ी सामने आ रहे हैं। जब परिवार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो उन्हें ये कहकर नकार दिया जाता है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। तो वुमेन ट्रैफिकिंग के मामलों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज के दिन वुमेन ट्रैफिकिंग का और उसमें भी मतलब गर्ल चाइल्ड की ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़ा एक एरिया बना हुआ है। और जैसे जैसे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब युवाओं को रोज़गार ये नहीं मिल रहा है, पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है, उस तरह का उनके दिमागों को खाद पानी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो है इतने सारे सेंसिटिव फ़ोन आ गए हैं कि सारा दिन उस पे पोर्नोग्राफी और ये सब देखते रहते हैं, इस तरह के दिमाग और ये सारी विकृत एक तरह की मतलब सेक्स अर्ज और मानसिकताएं उस जगह के ऊपर महिलाओं की खरीदो फरोख्त का जो बहुत ज़्यादा स्पेस मतलब बनी है इसके लिए। और कानून जितने सख्त होना चाहिए इसके ऊपर ट्रैफिकिंग के खिलाफ, ख़ास तौर पे बच्चियों की जो ट्रैफिकिंग होती है हमारे यहाँ पे, वो कानून उतने ज़्यादा अभी सख्त है नहीं। क्या मानती हैं विमेन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा पोर्नोग्राफिक कंटेंट दे रहा है जो सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है? केवल ट्रैफिकिंग का नहीं, और भी जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन जो है उसमें इसका भी मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम कर रहा है उसके पीछे। पर जहाँ तक विमेन ट्रैफिकिंग का सवाल है, इसमें दूसरे भी फैक्टर्स हैं वो जो काम करते हैं, और उनको सबको एड्रेस करना समग्रता से, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है, वो समग्रता की नज़र जो है वो थोड़ा सा गायब दिखती है कि कभी आप एक डायमेंशन पे कानून बना रहे हैं, कभी आप दूसरी डायमेंशन पे कानून बना रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो स्रोत जो
फूट रहा है जहाँ से वो समस्या, उस स्रोत को बंद करना, मतलब वहाँ पे वो उस तरह की रणनीति जो है और प्रयास वो थोड़े से कम लगते हैं और इस वजह से ये अब बढ़ता जा रहा है। जी। अच्छा मैम, आपने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी थी, क्या लगता है पढ़े लिखे लोग समाज में फिट नहीं हैं? ऐसी बात तो नहीं है, पढ़े लिखे भी कई जगह पे उनको भी मतलब मौका देते हैं जो वोटर हैं, पर अभी भी डोमिनेटिंग यही लगता है कि जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं हमारे वोटर जो हैं, तो उनकी चेतना जो है वो चेतना अभी हमारी जात का है, मेरे पड़ोस का है, मेरे गोद का है, भाई हमारा मतलब इनसे बहुत ज़्यादा जान पहचान है, उस तरह से इन फैक्टर्स को ज्यादा कंसीडर करते हैं वो। कास्टिज्म ज्यादा है। हाँ हाँ, जाति धर्म के सवाल जो हैं क्षेत्र के, मतलब ये इस जबकि सोचा जाना चाहिए ये कि कौन आपकी मतलब हक जो है आपके, उनके लिए कौन अच्छे से बोल सकता है, कौन आवाज उठा सकता है और कौन उनके लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। ये नहीं कि आज आपने वोट दिए और कल ही जो है वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में जाके मंत्री के लिए अपना पैसों के लिए आपने किसी पॉलिसीज को वोट दिया, वो वहाँ पे चले जाते हैं ऐसे पैसे के हिसाब से और गलबे के हिसाब से। बड़ी जो पार्टियां जो छाई रहती हैं, मतलब उनके हिसाब से जो कैंडिडेट होते हैं, आमतौर पे वोटर जो हैं उन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और अभी तो मतलब नशा और पैसा जो है मसलन मनी का भी काफ़ी मतलब वो बढ़ता जा रहा है स्कोप। अच्छा, तो भविष्य की कोई राजनीतिक रूपरेखा? हाँ, भविष्य में भी बिल्कुल, अभी भी मैं अपनी पार्टी की सेक्रेटरी हूँ रोहतक जिला की। जी। चुनाव लड़ाने का वो होगा तो उसमें भी निश्चित रूप से हम बिल्कुल जो कैपेबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जनता के सामने लेकर आएंगे। आज नहीं तो कल बेशक जनता को अंतिम रूप में उन लोगों के लिए ही फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सरकार पे सरकार बनाए जा रहे हैं लेकिन उनकी समस्याएं और भी विकराल होती जा रही हैं। ये जो लिंक है इन चीज़ों का, इसको लोग अब पहचानने को मजबूर हैं, मतलब आज के दिन बहुत रूबरू हैं। तो जब उनको थोड़ा ये समझ में आएगा कि 75 साल में जो लोग मुख्य हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बेरोजगारी, हमारे यहाँ पे मतलब करप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, असुरक्षा नागरिकों की बढ़ती जा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य है कोई उसका स्तर नहीं है, सब प्राइवेट होता जा रहा है, इतना महंगा। तो ये चीज़ें अगर वो समाधान नहीं पेश कर रही हैं वो पार्टियां और वो लोग, तो निश्चित रूप से जो विकल्प पेश करेंगे, हम बिल्कुल वैकल्पिक राजनीति करते हैं हम। अच्छा, संघर्ष के दिन के कुछ ऐसे पल जो अभी भी आपके जहन में जिंदा हो, वो धरना जो सफल रहा हो? हाँ, बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने ज़्यादातर जो हमारे स्ट्रगल्स रहे हैं वो रहे राइट टू फूड, मतलब सबसे मतलब बेसिक एमिनिटी। हाँ हाँ, बेसिक जो ज़रूरत है। और जब राइट टू फूड एक्ट जो बना, वो भी एक तरह से हमारे लिए बहुत सुखदायी था कि चलो भाई 35 किलो अनाज तो एक बार मिलेगा, मतलब लोगों को, उसके बाद कुछ अपने मेहनत से भी करेंगे उसके साथ में वो लोग। और बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले हैं अपने शहर के यहाँ पे जहाँ पे मतलब पीने के पानी की अच्छी सुविधा नहीं होती थी, सफाई नहीं होती थी, या हमने छोटे मोटे स्कूल डिस्पेंसरी के लिए जो संघर्ष किया। अब भी हम उन इलाकों में जाते, जब उन को देखते हैं कि ये हमारा बनवाया हुआ है, ये हमारा किया हुआ है, खुशी होती है। हाँ हाँ, बहुत खुशी होती है। हमने अपने स्कूल में पौधे लगाए थे, जब अपने हाथों से लगाए थे, आज वो पेड़, अब वो पेड़ है। जैसे गांव में जाती हूँ मैं तो सबसे पहले हमारा स्कूल आता है, तो उसको देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। अच्छा, संघर्ष के दौर की बात हो रही है, तो कोई ऐसे साथी सहयोगी जिनके साथ वो संघर्ष के दिन में आपने संघर्ष किया हो और कुछ ऐसे पल याद हो, उनके साथ अभी भी संपर्क में हो?
हाँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे मतलब पहले भी प्रेरणा के स्रोत रहे। जैसे वृंदा कारात हैं, हमारे एडवा की जनरल सेक्रेटरी होती थी वो जब हमने ज्वाइन किया, और जितनी मेहनत और लगन से वो मतलब काम करती थी और आज भी कर रही हैं, मतलब तो वो उन लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है और बातचीत भी होती है तो बहुत खुशी भी होती है। तो वो जो महिलाएं हैं, जैसे काशी एक महिला होती थी हमारे यहीं पे पाड़ा मोहल्ला के अंदर, वो बहुत तेजी से उसने सीखा मतलब सारी चीज़ों को, और अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर, बट अभी भी हम उनको याद करते हैं जब उनकी वो बरसी आती है तो अपने साथी की तरह से। और काशी जो है यहाँ पे एक जिनको मतलब थर्ड जेंडर का वो है, एक डेरा था उनके घर के पास में ही, मतलब जिनको पता नहीं वो भाषा मुझे बोलनी चाहिए, हमारे समाज में हिजड़ा बोलते हैं, मतलब वो उनका डेरा उनके घर के पास में ही था और वो उनके यहाँ पे खाना बनाती थी। अच्छा। तो और हमें उस महिला की जो उदारता थी उसको देख के ही बहुत अच्छा लगता था कि वैसे ही इन लोगों से तो मतलब आमतौर पे बात भी कम करते हैं, और वो वहाँ पे काम करती थी और हमारी भी फिर उनके थ्रू उनसे भी दोस्ती हो गई वहाँ पे ऐसे। और एक मुन्नी थी हमारे साथ काम करती थी महिला, मतलब वो भी विडो होते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया है संगठन के अंदर। बिल्कुल। अच्छा मैम, छात्रों के आंदोलन को लगातार आपका सपोर्ट मिलता है, जीएनयू में भी आपने सपोर्ट किया था, सुबह में प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी आपका समर्थन मिल रहा है। हाँ। छात्रों से ऐसा क्या खास लगाव है? छात्र देखे नौजवान जो होते हैं उनके अंदर समाज को बदलने का जो मादा है वो सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल। वो एनर्जी से लबालब होते हैं, वो जो हैं जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होते हैं थोड़ा। तो वो जब मतलब पढ़े लिखे हैं तो छात्र हैं, जब नौजवान हैं तो ये लगता है कि वो सबसे तेजी से आपके विचारों को पकड़ सकते हैं जी, और उन विचारों को लागू करने के लिए भी बहुत सशक्त भूमिका अदा कर सकते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह। हाँ हाँ। तो इसलिए फिर वो जब अपने राइट्स के लिए असर्ट करते हैं, जो डेमोक्रेसी हमें ये राइट देती है कि आप अगर सहमत नहीं हैं तो आप अपनी बात समझाएंगे भी, और समझाने से नहीं समझ में आए तो फिर थोड़ा सा आंदोलन भी करेंगे। तो जब वो अपने हकों के लिए आंदोलनरत होते हैं तो हमें ये लगता है कि भी उनको सपोर्ट सबसे पहले मिलनी चाहिए, ताकि उनका ये जज्बा जो है ये कायम रहे जी। और उनका ये जज्बा कायम रहेगा तो सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, सामाजिक मतलब जो भेदभाव हैं वो मतलब तेजी से बदलने की संभावना पैदा होगी उसमें। बिल्कुल। इसलिए हम उनके जो जायज़ मांगों के लिए जब भी कोई आंदोलन होते हैं तो उसमें भी मतलब बढ़ चढ़ के हाँ सपोर्ट करते हैं। अच्छा, भीम अवार्ड से भी आपको नवाजा गया था, वो पल कैसा था? हाँ, भीम अवार्ड मुझे मिला 85 में, पहली महिला थी मैं। भीम अवार्ड जब बना यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया था हरियाणा के अंदर, और निश्चित रूप से एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा था वो, क्योंकि मतलब खेलों के अंदर जितना टफ और जितना मतलब मुश्किल जीवन जिया है हमने, क्योंकि खेल की महिलाओं के लिए खेल की यहाँ पे अपने समाज में उस तरह से जगह नहीं थी। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हर कदम पे चुनौती जो है उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़े। बिल्कुल। और फिर अगर उन प्रयासों को नवाजा जाता है, उन प्रयासों की रिकॉग्निशन होती है, उन प्रयासों के लिए आपको सम्मानित किया जाता है, तो वो बहुत ही बड़ा फुलफिलमेंट होता है एक पर्सनली आपके लिए। तो भीम अवार्ड जब मुझे मिला तो निश्चित रूप से मुझे भी, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई इस बात की। और अभी मतलब हमें थोड़ा उसमें भीम अवार्ड के साथ पेंशन भी मिलती है कुछ, तो अभी मेरे पास मतलब कुछ
पैसे भी हैं कि मैं कुछ अपकमिंग जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, जो लड़कियां जो गरीब परिवारों से हैं, तो उन पैसों से उनकी मदद भी, पैसों से भी मदद कर सकती हूँ। तो ये काफी भी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, आपने खिलाड़ियों की बात कही, तो क्या मान रही हैं कि खिलाड़ियों के साथ राज्य सरकार या केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है? देखिए, जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले, जो खिलाड़ी लड़कियां हैं, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा ज़्यादा होती हैं उस तरह से। तो उनको पहचान के, उन ज़रूरतों को पहचान के जिस तरह से योजनाएं बनाई जानी चाहिए महिलाओं के खेलों के लिए, उस चीज़ का अभाव हम महसूस करते हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए कि रियो ओलंपिक्स हुए थे। रियो ओलंपिक्स में केवल महिलाएं मेडल लेके आई थी हमारे यहाँ की जी। उसके बावजूद जो एक टास्क फोर्स बनाई कि ओलंपिक में ज़्यादा मेडल लाए कैसे जा सकते हैं, वो टास्क फोर्स जो है वो गाइड करेगी हमारे देश को। प्रधानमंत्री जी ने वो मतलब कॉन्स्टिट्यूट की थी वो टास्क फोर्स। और सरप्राइजिंगली और अफसोसजनक बात ये थी कि उस टास्क फोर्स के अंदर 8 सदस्य जो थे अपेक्स बॉडी में, उसमें एक भी लड़की नहीं थी, एक भी महिला नहीं थी उसमें। जबकि ओलंपिक में मेडल वो जीत के लाई सारे रियो ओलंपिक में और वही डिसीजन मेकिंग की बात आ गई कि महिलाओं को वो सिचुएशन ही नहीं दी जाती, वो माहौल ही नहीं दिया जाता कि वो आगे ग्रोथ कि वो लीड कर सके, वो भी मतलब वो नीतियां बना सके उस तरह से। तो ये लड़कियों के खेलों के लिए बहुत संभावना है हमारे यहाँ पे। और हमारे गांव में हम तो खेती बाड़ी पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। मैं एक एक लड़की को देखती हूँ, इतनी अच्छी हाइट होती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क करती हैं, खेती का, घर का। और मुझे लगता है कि अरे इसको अगर ये खेल खेलने का मौका मिलता तो क्या कर सकती थी ये लड़की, मतलब। और वो बेचारियों की इतने दयनीय जीवन जी रही होती हैं वो, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम अपनी प्रतिभाओं को खुद ही मतलब पहचान नहीं पा रहे हैं उस तरह से। कहीं ना कहीं कमी हमारी। हाँ, तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि महिलाएं और खेल, उसके लिए अलग से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य के स्तर पे हरियाणा में तो इसकी और भी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, और देश के पैमाने के ऊपर भी। अच्छा, निजी जिंदगी की बात करें तो क्या निजी जिंदगी में भी आप इतने ही बोल्ड हैं? हाँ, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि जो भी हमारे विचार हैं उनको सबसे पहले अपने जीवन में उतार के दिखाएं। जैसे हमें ये लगता था, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो कि भाई हमारी माएँ और हमारी चाची ताई सब पर्दा करके और इतने मुश्किल काम करती रहती थी। वो तो हमें लगता था कि भी पर्दे की क्या ज़रूरत है। ऐसे तो जब पर्दा करने की बात आई तो मैंने नहीं किया पर्दा, और उतना आसान नहीं था उस समय पे जब हमारी शादियां हुई हैं। बहुत मुश्किल था वो। और लेकिन जो भी मुश्किलें थी उनको अपना समझ के जो है वो हमने उनको फेस किया एक तरह से। इसी तरह से जो सामाजिक काम करने वाला है, मतलब आदमी लोग सामाजिक काम करते हैं तो वो महान बन जाते हैं जी। अगर महिलाएं सामाजिक काम करने के लिए आगे आती हैं तो वो लूज कैरेक्टर की तरह से भी बहुत बार देखी जाती है, मतलब इस तरह से देखा जाता है उनको। और तो ये भी एक अपने आप चैलेंज था जिसको हमने स्वीकार किया कि भी हम सामाजिक काम भी करेंगे और अपनी ऐसी छवि भी स्थापित करेंगे कि जिससे मतलब सबको पता लगे कि महिलाएं भी पूरी गंभीर मतलब सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो हो सकती हैं और वो काम कर सकती हैं ऐसे। अच्छा, इस दौरान परिवार को और सामाजिक कार्यों को समय दे पाना कितना कठिन रहता है? बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि आपको नौकरी भी करनी है, घर का काम भी करना है। तो जैसे हम शुरुआत ही कर रहे थे सार्वजनिक जीवन की हमारी पीढ़ी जो है, तो हमें जो अपने परिवार को उसी तरह से सबसे पहले नियोजित करना पड़ा
कि हमने एक बच्चा के साथ अपने परिवार को पूरा समझा। जैसे हमारी एक बेटी है जी, और फिर हमने मतलब ये समझा कि भी उसी को हम मौके दे सकते हैं पढ़ने लिखने के, तो उसी के साथ संपन्न है हमारा परिवार। बहुत लोगों ने बोला कि लड़का तो होना ही चाहिए परिवार में भी, समाज में भी, सब चीज़ों में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मतलब ऐसे लड़के लड़की में अगर हम भेदभाव करेंगे तो दूसरे फिर क्या, उनको क्या हम रोज लेक्चरबाजी करते हैं, जो उसका क्या मतलब है ऐसा। तो वो पारिवारिक स्तर पे, और फिर जैसे जब तक हमारी बेटी पढ़ रही थी और उसकी नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हुई थी, तब तक मैंने नौकरी की, और जैसे वो सेटल डाउन हो गई प्रॉपरली तो मैंने नौकरी से भी VRS ले लिया फिर, क्योंकि अंदर से मेरी तमन्ना हमेशा यही रही कि मैं सामाजिक काम करूं अपने यहाँ पे समाज के अंदर आके। पर क्योंकि हम ऐसे परिवारों से नहीं थे कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हमारे पास हो, तो सेल्फ मेड थे, तो फिर वो नौकरी करनी भी ज़रूरी थी। तो मैंने नौकरी की। मेरे हस्बैंड ने तो कभी नौकरी की नहीं, वो शुरू से ही वो भी स्टूडेंट लीडर थे हमारे यहाँ के। इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले स्टूडेंट यूनियन बनाई, उनके नेतृत्व में ही वो आंदोलन चले थे जी। तो फिर, और जैसे ही हमारी बेटी भी एक्टिविस्ट, अपने टाइम की जानी मानी एक्टिविस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की रही है वो, और अभी भी जर्नलिस्ट है वो खुद। तो फिर उसके बाद मैंने नौकरी भी 2012 में 8-9 साल पहले VRS लेके अभी मैं फुल टाइम काम करती हूँ समाज से। हाँ, समाज का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ समाज सेविका जगमती सांगवान, जिन्होंने एक नहीं बल्कि सैकड़ों महिलाओं को प्रेरणा दी है। नमस्कार।